नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। अगर हम मानव शरीर के तंत्रों की बात करें तो उसमें बहुत सारे तंत्र होते हैं, जैसे पाचन तंत्र हो गया, आपका श्वसन तंत्र हो गया, परिसंचरण तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया। तो इन सब में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज हम बात करेंगे पाचन तंत्र के बारे में कि कैसे कैसे शरीर में खाना का पाचन होता है, वो किन किन चीज़ों के द्वारा पूरा कंप्लीट पाचन होता है हमारा। तो इस पर हम आज बात करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मैं आज का जो वीडियो है ये पूरा डिटेल वीडियो है, मैं इसको शॉर्ट में नहीं बताऊंगा। जैसे कि मैं आपको इसके पहले जो वीडियो डालता था साइंस के, तो उनमें सिर्फ आपको फैक्चुअल क्वेश्चन होते थे या वन लाइनर होते थे, तो वो सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए है। मैंने उसमें आपको डिटेल में नहीं समझाया, ना ही डिटेल में उन पर चर्चा की है, सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर बताता था। लेकिन आज हम बात करेंगे डिटेल में कि आखिर पाचन तंत्र कैसे काम करता है और किन किन चीज़ों की सहायता से खाना का पाचन होता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं पाचन तंत्र की कि पाचन तंत्र होता क्या है। तो भोजन के जटिल पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम की सहायता से सरल, छोटे और घुलनशील अणुओं में बदलना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। और जो इस तंत्र का कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं हम? पाचन तंत्र बोलते हैं। क्लियर है? तो ये पाचन तंत्र हमारे शरीर में दो तरीके से होता है, एक तो मैकेनिकल और दूसरा केमिकल। मैकेनिकल का मतलब ये होता है कि जैसे ही आप खाना शुरू करते हैं तो दांतों से तोड़ते हैं, चबाते हैं, वो कहलाता है एक मैकेनिकल प्रोसेस। और दूसरी होती है केमिकल प्रोसेस। जैसे ही खाना अंदर जाते हैं तो उसमें जो भी एंजाइम वगैरह आके मिलते हैं और जो भी चीज़ें उसको पचाने का रासायनिक तरीके से केमिकली काम करती हैं, जो भी केमिकल आके मिलते हैं, तो दो तरीके से यहाँ पर डाइजेशन होता है। तो पाचन तंत्र में मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो दो भागों में डिवाइड होता है। पहला तो होता है पाचन अंग। पाचन अंग में जैसे जिनको हम आहार नाल बोलते हैं, आहार नाल को अगर हम समझें तो यहाँ से जैसे ये देख रहे हैं आप फिगर में साइड में, तो ये पूरा यहाँ तक मुख गुहा से लेके आपके मलाशय तक टोटल जो पूरी प्रोसेस है उसको हम आहार नाल बोलते हैं। क्लियर है? तो उसको हम आहार नाल या पाचन अंग बोल सकते हैं। तो पाचन अंग में क्या क्या आता है आपका? मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मल द्वार, ये चीज़ें आती हैं आपकी पाचन अंग में। और दूसरी चीज़ें होती हैं पाचन ग्रंथियाँ। पाचन ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं? लार ग्रंथि होती है, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय। तो इन सब दोनों चीज़ों को मिला के कंप्लीट पाचन होता है इंसान में। तो अब इन पर हम एक एक करके डिटेल में बात करेंगे कि कैसे, कहाँ से क्या प्रोसेस स्टार्ट होती है और कैसे कैसे आगे खाना बढ़ता है आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें मुख गुहा की। तो जो खाना की शुरुआत है या खाना का जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है आपकी? सॉरी, खाना की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? खाना का अगर हम पाचन की बात करें तो पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख गुहा से होता है। याद रखना इसको। पाचन का अगर प्रारंभ आपसे पूछा जाए तो वो कहाँ से होता है? मुख गुहा से स्टार्टिंग होती है पाचन की। तो मुख गुहा से जब स्टार्टिंग होती है तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं या क्या क्या स्टार्टिंग में मिलता है खाना को? सबसे पहले तो मिलते हैं दांत। सबसे पहले जैसे ही आप खाने की शुरुआत करते हैं तो पहला काम किनका होता है? दांतों का। तो दांतों की अगर हम बात करें तो मनुष्य के एक जबड़े में 16 और दोनों जबड़ों में 32 दांत होते हैं। क्लियर है? कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। और दूधिया दांत 20 होते हैं। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला कौन से होते हैं? कृदंत। कृदंत कौन से होते हैं? जो सबसे आगे वाले दांत होते हैं, भोजन को काटने का काम करते हैं। ये 4-4 के जोड़े में होते हैं और 1 और 2 दांत होते हैं। क्लियर है? ये जबड़े में कितने होते हैं? 4-4 होते हैं, 1 और 2 दांत होते हैं। तो इनको याद रखना कि कृदंत जो आपके सबसे आगे वाले दांत हैं उनको बोला जाता है कृदंत दांत, और ये 4-4 के जोड़े में होते हैं। अगला है रदनक। कृदंत के बाद आता है दूसरा कौन सा? रदनक। ये क्या होते हैं? जो भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। पहले तो आगे वाले कृदंत होते हैं जो उसको काटते हैं, दूसरे होते हैं उसको फाड़ने वाले, जो आप देखते हैं हल्का सा बगल में आपके जहाँ होंठ का मतलब होंठ खत्म होते हैं वहाँ पर अगर साइड से आप देखें तो नुकीले से दांत होते हैं 2। तो वो क्या होते हैं? प्रत्येक जबड़े में 2 दांत होते हैं, उनको बोलते हैं हम क्या? रदनक। ये मांसाहारियों में अधिक विकसित होते हैं। जैसे आप शेर के दांत देखें या जो भी मांसाहारी जानवर हैं, कुत्ते को देखें आप, उसके बगल के जो लंबे लंबे दांत होते हैं वो क्या होते हैं? उसके रदनक कहलाते हैं। अगला होता है चवर्णक। चवर्णक वो दांत होते हैं जो
चबाने का काम करते हैं। कौन से होते हैं चवर्णक? जो चबाने का काम करते हैं उनको हम बोलते हैं चवर्णक बोला जाता है। और इनको गाल दांत भी बोलते हैं, चीक टीथ। चवर्णक और अग्र चवर्णक को क्या बोलते हैं हम? गाल दांत। या आगे चल के क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि गाल दांत कौन से कहलाते हैं, या टीथ, चीक टीथ बोलते हैं इनको, गाल दांत। तो अग्र चवर्णक और चवर्णक ये कहलाते हैं आपके गाल दांत, जो पीछे वाले हिस्सों में उपस्थित होते हैं। तो चबाने का काम क्या कौन से दांत करते हैं आपके? चवर्णक। और प्रत्येक जबड़े में 4-4 होते हैं। अगली बात करें अग्र चवर्णक की, ये भी आपका क्या काम करते हैं? चबाने का ही काम करते हैं अग्र चवर्णक। इनको भी याद रखना, इनको भी क्या बोलते हैं हम? चीक टीथ या गाल दांत इनको भी कहा जाता है। ये मेन काम इनका चबाना या खाने को पीसने का होता है। पहले तो कुतरने का काम होता है कृदंत का, फिर उसको फाड़ने का काम होता है रदनक का, और उसको पीसने का काम किसका होता है? चबाने का, चवर्णक और अग्र चवर्णक का। तो इनकी सहायता से खाना पिसता है। और अंतिम बात की जाए कि अंतिम चवर्णक दांत को क्या कहते हैं? अक्ल दांत कहा जाता है या अक्ल दाढ़ कहा जाता है। जो अंतिम चवर्णक दांत होता है उसको क्या कहते हैं? अक्ल दाढ़ करते हैं। और ये जो दांत होता है ये लगभग 20 साल की उम्र में निकलता है। ये लगभग 20 साल की उम्र में निकलता है। तो इसको याद रखना कि जो ये अक्ल दाढ़ होती है लगभग 20 साल की उम्र में निकलती है। अब इन दांतों की और बात करें तो इनका जो दांत होते हैं ये इनमें इनेमल की परत जमी होती है। ऊपरी परत जो होती है वो किसकी होती है? इनेमल की परत होती है। और ये मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। क्लियर है? किसकी परत होती है? इनेमल की परत होती है। और ये मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग है, इसको याद रखना। क्लियर है? इनेमल का जो भाग होता है वो किसके द्वारा बना होता है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो कैल्शियम के जो लवण होते हैं 98% भाग उसका बनता है। कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट को मिला के किसका बना होता है ये? कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम फास्फेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट का ये बना होता है। 98% कैल्शियम लवण होते हैं इसमें। तो ये बहुत मजबूती प्रदान करते हैं दांतों को। और जो ये कैल्शियम फास्फेट होता है ये ज़्यादा पाया जाता है इसमें। दांतों की अगर हम बात करें तो ये तो बात हो गई कि जो स्टार्टिंग में जब खाना अंदर जाता है तो उसको कौन से दांत करते हैं? ये 4 प्रकार के दांत होते हैं जो उसको काटते हैं, पीसते हैं। उसके बाद अगर आगे बढ़ें उसके बाद आती है जीभ। ये काटने पीटने के बाद अगर बात करें उसके टेस्ट की तो टेस्ट कौन करता है? उसको जीभ करती है। तो अगर टेस्ट का सबसे आगे वाला हिस्सा होता है जो ये वाला, ये मीठा बताएगा। आप मीठा खाना खाते हैं, अगर जैसे आप चीनी खाते हैं, शक्कर खाते हैं, तो सबसे आगे वाला हिस्सा उसको टेस्ट करके, मतलब मीठे का स्वाद कौन सी हिस्सा देता है? ये सबसे आगे वाला। ये सबसे आगे वाला आपको मीठे का स्वाद बताएगा। क्लियर है? उसके बाद अगर बगल वाले की हम बात करें, ये वाले, तो ये नमकीन टेस्ट बताता है आपका। अगर कोई नमकीन टाइप की चीज़ आप खाते हैं तो ये किसको बताता है? नमकीन को। और अगर आप जो जैसे आपके बगल वाले चवर्णक दांत होते हैं, इनके बगल की जीभ की बात की जाए तो ये आपके खट्टेपन को बताता है। अगर आप कुछ खट्टी चीज़ खाते हैं तो ये बताता है खट्टापन। क्लियर है? और अगर कड़वी चीज़ आप खाते हैं तो ये जो बीचों बीच पीछे साइड हिस्सा होता है जहाँ आपके दांत खत्म होते हैं तो ये बताता है आपका कड़वा। तो ये 4 चीज़ें होती हैं, मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा। जो टेस्ट जीभ करती है तो कौन कौन सा हिस्सा उसको टेस्ट कैसे करता है ये आप यहाँ से समझ पाए होंगे। सबसे आगे वाला हिस्सा करता है मीठे को टेस्ट। और उसके बाद जो बगल वाला हिस्सा है थोड़ा सा, जहाँ पर आपके ये जो रदनक दांत होते हैं काटने फाड़ने वाले, इनके यहाँ का जो हिस्सा होता है वो नमकीन टेस्ट को मतलब टेस्ट करता है। वो खट्टा वाला होता है वो चवर्णक दांत होते हैं, जो अग्र चवर्णक और चवर्णक, यहाँ वाला हिस्सा ये करता है आपके खट्टेपन का टेस्ट। और जो पीछे वाला हिस्सा होता है जहाँ दांत खत्म होते हैं वो किसका टेस्ट करता है? आपका कड़वे का। तो ये चीज़ होती है कि जीभ किन किन चीज़ों का और कैसे कैसे उसका टेस्ट करती है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि दांत क्या क्या काम करते हैं, उसके बाद जीभ उनका टेस्ट कैसे करती है। जो जो खाना काटा पीटा तो वो अंदर आया तो उसको जीभ ने टेस्ट किया। टेस्ट कहाँ से किस चीज़ का होता है वो आप समझ गए। अब इसके बाद आते हैं हम लार पर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लार में क्या होता है? ये 3 जोड़ी इंसान के शरीर में जो बात करें अगर लार की तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। लार की प्रकृति कैसी होती है? हल्की सी अम्लीय होती हैं। इनको याद रखना, ये कैसी होती हैं? हल्की सी अम्लीय होती हैं। और लार में टॉयलिन एंजाइम पाया जाता है। यह एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है। क्लियर है? क्या पाया जाता है? टॉयलिन। तो लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला तो होता है आपका क्या?
टॉयलिन और दूसरा पाया जाता है आपका लाइसोजाइम। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइसोजाइम। ये दो प्रकार के आपके एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? लार में पाए जाते हैं, जिनको लार ग्रंथियाँ क्या करती हैं? निकालती हैं। अब इन लार ग्रंथियों की अगर हम बात करें तो इनमें 99% क्या होता है? 99% इनमें जल होता है और आपका 1% क्या होता है? एंजाइम होते हैं। 1% एंजाइम होते हैं। लार ग्रंथियाँ आप इसमें देख पा रहे फिगर में, ये जो बगल में दिख रही हैं आपको दो, ये होती हैं लार ग्रंथियाँ, जो जीभ के यहाँ बगल साइड के हिस्सों में होती हैं। उनको क्या बोलते हैं? जहाँ जीभ का हिस्सा मतलब दांत आपके खत्म होते हैं, उससे अगर थोड़ी सी नीचे अपन जाएं तो वहाँ पर जो लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं आपकी। क्लियर है? तो इनमें दो टाइप के एंजाइम होते हैं। पहला तो होता है आपका टॉयलिन और दूसरा होता है आपका लाइसोजाइम। अब इनका काम क्या है? ये काम क्या करते हैं? टॉयलिन हो गया और ये लाइसोजाइम हो गया, इनका काम क्या होता है? ये किस चीज़ के लिए उपयोग किए जाते हैं? तो जो टॉयलिन एंजाइम की अगर हम बात करें तो इसकी उपस्थिति में होता क्या है कि ये स्टार्च को डाइसैकेराइड माल्टोज में तोड़ देता है। ये क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है, मतलब स्टार्च को किस में बदल देता है? डाइसैकेराइड माल्टोज। डाइसैकेराइड माल्टोज में ये कन्वर्ट कर देता है किसको? स्टार्च को। स्टार्च टॉयलिन की उपस्थिति में डाइसैकेराइड माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, या स्टार्च माल्टोज में बदल जाता है टायलिन की उपस्थिति में। क्लियर है? अब दूसरी बात आती है कि जो लाइसोजाइम एंजाइम निकलता है, इसका क्या काम होता है? तो अगर लाइसोजाइम की हम बात करें तो लाइसोजाइम जो आपके खाना खाते हैं आप, उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं या जो जीवाणु होते हैं, ये उनको नष्ट करने का काम करता है। ये क्या काम करता है? जीवाणु जो होते हैं उनको नष्ट करने का काम करता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो ये बात हो गई जो लार में एंजाइम निकलते हैं। पहला तो होता है टॉयलिन, जो क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, और दूसरा होता है लाइसोजाइम, जो जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। क्लियर है? तो यहाँ इसके बाद खाना आगे बढ़ता है। लगभग 30% अगर हम बात करें, जो 30% लगभग खाने का जो पाचन होता है वो कहाँ हो जाता है? आपका मुख गुहा में हो जाता है। मुख गुहा की अगर हम बात करें तो इस हिस्से के पहले, यहाँ आप फिगर में देख पाएँ, इसके पहले लगभग 30% खाना का आपका पाचन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है ग्रसनी पर। ग्रसनी क्या होती है? ग्रसनी को अगर हम समझें, जैसे ये हिस्सा देखें आप यहाँ का, ये क्या कहलाता हमारा? ग्रसनी कहलाता है। ग्रसनी जैसे ही मुख गुहा खत्म होती है, उसके बाद अगला जो पार्ट है, अंतिम या पिछला पार्ट होता है मुख गुहा का, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रसनी बोलती है। ये पाइप के समान संरचना होती है और उसमें कोई भी पाचन ग्रंथि नहीं होती। यह भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाने का काम करती है। ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ से खाना कहाँ आता है? आमाशय में। ये आमाशय होता है यहाँ पर। तो यहाँ से जब खाना आता है ग्रसनी से, तो ये जो नली होती है पूरी, इसको क्या बोलते हैं? ग्रास नली बोलते हैं। याद रखना, ये ग्रास नली कहलाती है पूरी की पूरी। तो ग्रास नली के थ्रू खाना आता है आपका आमाशय में। तो सबसे पहले तो मुंह के बाद जब खाना अंदर जाता है तो ग्रसनी से होते हुए ग्रास नली से कहाँ पहुँचता है? आपका आमाशय में। अब जब खाना आमाशय में पहुँचेगा तो हम आमाशय पर बात करेंगे कि आमाशय में खाने के साथ क्या होता है, या क्या क्या चीज़ें वहाँ पर काम करती हैं और क्या क्या उसके साथ होता है। तो आमाशय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो भोजन का अस्थायी भंडार होता है, अस्थायी भंडार होता है खाने का, यहाँ पर लगभग 3 से 4 घंटे तक खाना यहाँ रुकता है और अलग अलग तरीके की रिएक्शनें करता है, उसको पचने का काम करता है। तो आमाशय में 3 से 4 घंटे तक लगभग आपका खाना रुकता है। तो यहाँ पर आमाशय की अगर हम बात करें तो इसमें जठर रस स्त्रावित होता है। इसमें क्या होता है? आमाशय में जठर रस निकलता है। इस जठर रस में क्या क्या पाया जाता है? HCl होता है आपका, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है और म्यूकस होता है, जिसको श्लेष्मा भी बोलते हैं। ये चीज़ें आपकी पाई जाती हैं आमाशय से जो जठर रस निकलता है उसमें। क्लियर है? तो ये चीज़ें आपकी वहाँ से निकलती हैं। अब बात करें कि इनका जो ये चीज़ें निकलती हैं, ये सारी चीज़ें होती क्या हैं? पेप्सिन क्या होता है? रेनिन क्या होता है? तो ये सब क्या होते हैं? आपके एंजाइम होते हैं, पाचक एंजाइम बोलते हैं इनको हम। ये सब चीज़ें क्या हैं? आपकी पाचक एंजाइम कहलाते हैं। इनको याद रखना, पाचक एंजाइम होते हैं हमारे, जो शरीर में आपके जठर रस से निकलते हैं। HCl हो गया, पेप्सिन हो गया, रेनिन और म्यूकस, ये सब आपके क्या हैं? पाचन एंजाइम हैं। अगर बात करें हम पहले पेप्सिन की, पेप्सिन का क्या काम होता है? ये प्रोटीन का पाचन करता है। अब प्रोटीन का पाचन कैसे करता है? HCl की उपस्थिति में जो
पेप्सिनोजन एक एंजाइम होता है, पेप्सिनोजन। आगे अगर डीपली क्वेश्चन पूछे तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो पेप्सिनोजन HCl की उपस्थिति में ये क्या होता है, पेप्सिन में बदल जाता है। पेप्सिनोजन HCl की उपस्थिति में पेप्सिन में बदल जाता है, और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को सरल अणुओं में तोड़ देता है या प्रोटीन का पाचन करता है। क्लियर है? तो HCl की उपस्थिति में पेप्सिनोजन पेप्सिन में बदल जाता है, और फिर वो क्या करता है, प्रोटीन को सरल अणुओं में या प्रोटीन का पाचन कर देता है। दूसरी बात आती है रेनिन की। तो रेनिन क्या करता है, दूध का पाचन करता है या दूध को दही में बदलता है। अभी रेनिन कैसे बनता है, तो प्रोरेनिन एंजाइम होता है जो HCl की उपस्थिति में, वो प्रोरेनिन एंजाइम आपका निष्क्रिय होता है। इसको याद रखना, प्रोरेनिन एंजाइम होता है वो क्या होता है, निष्क्रिय होता है। ये HCl की उपस्थिति में सक्रिय रेनिन में परिवर्तित हो जाता है, सक्रिय रेनिन में परिवर्तित हो जाता है। और रेनिन क्या करता है, दूध में जो उपस्थित होता है कैसिनोजन प्रोटीन, दूध में क्या उपस्थित होता है, कैसिनोजन प्रोटीन उपस्थित होता है दूध में आपका, याद रखना इसको, कैसिनोजन प्रोटीन होता है आपका दूध में उपस्थित। तो इसको ये किस में कन्वर्ट कर देता है, कैसीन में बदल देता है, जिससे ये दूध से दही बन जाता। क्लियर है? कैसे बनता है, HCl की उपस्थिति में जो निष्क्रिय प्रोरेनिन होता है वो सक्रिय रेनिन में बदल जाता है, और जो रेनिन सक्रिय रेनिन में बदलने के बाद रेनिन क्या करता है, दूध में जो कैसिनोजन प्रोटीन होता है उसको कैसीन में बदल देता है। तो डीपली क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि दूध में क्या उपस्थित होता है, कैसिनोजन प्रोटीन उपस्थित होता है, जिसको रेनिन क्या करता है, कैसीन में बदल देता है। क्लियर है? अब अगले पॉइंट पर आते हैं हम, म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, तो म्यूकस जो है वो जठर रस में जो अम्लीयता होती है उसके प्रभाव को कम करने का काम करता है। क्या काम करता है ये, जो जठर रस में अम्लीयता होती है उसके प्रभाव को कम करने का काम करता है, जिससे आमाशय की रक्षा हो सके और आपको एसिडिटी ना हो। तो इसका काम क्या है म्यूकस का, ये आमाशय की दीवार पर दक्षात्मक आवरण बनाती है। मतलब आमाशय की जो दीवार होती है उस पर ये आवरण बनाती है, और ये आमाशय को पेप्सिन और HCl से बचाने का काम करती है। मतलब वही हुआ कि ये क्या करती है कि अम्लीय प्रभाव को कम करने का काम करती है, जिससे हमारे आमाशय की रक्षा हो सके। और जठर रस कैसा होता है, अम्लीय होता है। तो अम्लीयता अगर बढ़ जाती है तो हमें एसिडिटी हो जाती है। तो ये म्यूकस ही होता है जो उसको मेंटेन करता है या उसको कम करने का प्रभाव को उसको कम करता है। क्लियर है? तो ये बात होगी हमारी यहाँ पर आमाशय की। अगर हम आगे बढ़ें तो आप यहाँ से इन चीज़ों को समझ लें कि क्या होता है। ग्रास नली आप समझ गए कौन सी होती है। उसके बाद अगर हम आमाशय की बात करें तो ग्रास नली से खाना आता है, तो यहाँ ये चीज़ क्या होती है आपकी, आमाशय कहलाती है। क्लियर है? ये चीज़ क्या कहलाती है आपकी, आमाशय कहलाती है। अब आमाशय के बाद खाना जब आगे बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा। अब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है आमाशय के बारे में, उनको आप याद रखना। आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का अपघटन नहीं होता है। क्लियर है? बसा होती है जो हमारी, उसका अपघटन आमाशय में नहीं होता है। यहाँ सिर्फ क्या होता है, प्रोटीन का पाचन होता है या प्रोटीन का अपघटन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको आपको याद रखना है। और पेप्सिन एंजाइम द्वारा आमाशय की दीवार का आंशिक पाचन क्या कहलाता है, अल्सर कहलाता है। पेप्सिन एंजाइम है जो, उसके द्वारा आमाशय की दीवार का आंशिक पाचन अल्सर कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। अगला है, ये क्वेश्चन आपका हाल ही में जो MP पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो रहा है उसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि जो आमाशय में खाना लुगदी के रूप में पहुंचता है उसको क्या बोलते हैं। तो लुगदी के समान जो खाना आमाशय में पहुंचता है आपका ग्रास नली से होते हुए, उसको कायम कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, कायम कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन आगे चल के पूछा जा सकता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम यकृत की। तो जैसे ही खाना कहाँ पहुँचा आपका, आमाशय में पहुँचेगा यहाँ पर, तो उसके बाद यहाँ पर और किन चीज़ों का काम होता है, यकृत का। अब यकृत क्या काम करता है खाना के पाचन में, यकृत पित्तरस का निर्माण और पित्तरस में पित्ताशय में संग्रह होता है। जो यकृत पित्तरस का निर्माण करता है वो कहाँ होता है संग्रह, पित्ताशय में। पित्तरस जो निकलता है वो कहाँ संग्रहित होता है या स्टोरेज होता है उसका, पित्ताशय में होता है। अब पित्ताशय को आप समझें तो पित्ताशय क्या होता है, जैसे मैं इस फिगर को अगर बड़ा कर दूं थोड़ा सा जिससे आप समझ पाएं,
तो यहाँ पर अगर देखें ये चीज़ आपकी क्या होती है, पित्ताशय होता है। और अगर हम बात करें इस पूरे पार्ट की, इतने पार्ट की, तो ये क्या होता है आपका यकृत होता है इतना वाला, और ये छोटा सा हिस्सा जो उसमें है वो क्या है, पित्ताशय, जहाँ पर पित्त का क्या होता है, भंडार करता है। ये क्लियर है। तो ये तो पित्त और पित्ताशय आपको पता होने चाहिए कि क्या होते हैं और कहाँ पर ये पाए जाते हैं शरीर में। तो आगे बढ़ते हैं। यकृत में क्या होता है, पित्तरस का निर्माण होता है, जो कि कहाँ संग्रहित होता है, आपका पित्ताशय में स्टोरेज होता है, या पित्ताशय में ये संग्रहित होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से इसको आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% आपके बनते हैं। क्लियर है। तो और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होती हैं आपको ये देखना है। तो पित्तरस निकलता है पहला। तो पित्तरस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, इसको याद रखना। पित्तरस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, परंतु यह भोजन के अम्लीय माध्यम को उदासीन बनाकर क्षारीय में परिवर्तित करता है। तो कौन सी चीज़ करती है क्षारीय में परिवर्तित, अम्लीय को? क्योंकि जब ये आपका आमाशय से खाना आता है तो ये क्या करता है, उसमें पित्तरस मिला देता है, जिससे वो क्या होता है, अम्लीयता उसकी क्षारीयता में परिवर्तित हो जाती है, ताकि अग्नाशय रस में उपस्थित एंजाइम कार्य कर सकें। ये क्यों कर देता है उसको उदासीन, जिससे कि आगे जो आके खाना आपका अग्नाशय में जाएगा तो बाकी एंजाइम उसमें अपना कार्य कर सकें, वो इन एंजाइमों से रिएक्शन ना करें। क्लियर है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर यकृत के बारे में याद रखनी है। क्लियर है। पहली बात तो ये क्या है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है ये, यकृत क्या होता है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है शरीर की, यकृत होती है। क्लियर है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यहाँ पर क्या होता है कि विटामिन ए संश्लेषण भी करता है। यकृत क्या होता है, यहाँ पर विटामिन ए का संश्लेषण भी होता है, याद रखना। विटामिन ए का क्या होता है, यहाँ पर संश्लेषण भी होता है। विटामिन ए का संश्लेषण कहाँ होता है, आपका यकृत में होता है। इसके अलावा और क्या चीज़ होती है, यहाँ पर ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। ग्लूकोज क्या होता है, ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, इसको भी याद रखना आप। यकृत में क्या क्या होता है, विटामिन ए का स्टोरेज होता है या संश्लेषण होता है विटामिन ए का, और ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में यहाँ पर संचित होता है आपका। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। तीसरी चीज़, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, यकृत होती है। इसके बाद और इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं कि यकृत के द्वारा जहर से मृत्यु होने की जानकारी प्राप्त होती है। अगर कोई इंसान जहर खा ले तो उसका जो टेस्ट होता है, आप देखते हैं कि उसका पोस्टमार्टम होता है, तो उसका जो खाना निकलता है वो कहाँ से निकाला जाता है, यहीं से, इस हिस्से से ये जो रस मिलते हैं उसमें। इसके बाद ये उसका क्लियरिटी होती है कि उसने क्या चीज़ खाई है। तो यकृत के द्वारा जहर से मृत्यु होने की जानकारी मिलती है, तो ये टेस्ट करते हैं उसके। और जो पीलिया नामक रोग होता है वो भी कहाँ होता है, उसका कारण क्या होता है, यकृत के कारण ही पीलिया नामक रोग होता है। पित्तरस ज़्यादा निकल जाए या पीलापन ज़्यादा हो जाता है तो उससे क्या होता है, हम बोलते हैं कि पीलिया हो गया। तो चूंकि पित्तरस निकलता है जो कि हल्का कैसा होता है, हरे पीले रंग का होता है, तो उसमें ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाएं तो क्या हो जाता है, पीलिया नामक रोग हो जाता है पित्तरस के कारण। हल्के हरे पीले रंग का होता है। और अगर बात करें इसकी, प्रतिदिन जो पित्तरस है वो कितना निकलता है, लगभग 600 मिलीलीटर। हर इंसान के शरीर से लगभग 600 मिलीलीटर पित्तरस पर डे निकलता है, और इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। क्लियर है। और यहाँ पर ये जो आपका यकृत की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर एंजाइम नहीं पाया जाता है, लेकिन ये क्या होता है कि वसा में जो घुलनशील विटामिन आपने पढ़े होंगे कि विटामिन ए होता है, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये 4 विटामिन वसा में घुलनशील हैं। इनके अवशोषण का जो काम है उसमें पित्तरस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। क्लियर है। तो इन चीज़ों को आप याद रखना है। वीडियो थोड़ा सा डिटेल में है, लेकिन आपको एक एक चीज़ क्लियर करेंगे यहाँ पर, आपको डाउट ना हो। अगर बाई चांस क्वेश्चन थोड़ा सा डीपली पूछ लिया जाए तो आप उसको आसानी से कर पाएँ, कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा सा डीपली कर दिया या थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी ऐड कर दी उसमें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है अग्नाशयी रस की। अग्नाशयी रस की बात आती है तो अगर खाना जब आमाशय से आगे पहुँचता है तो वो कहाँ जाता है,
अग्नाशय में पहुंचता है। तो अग्नाशय में अब क्या क्या चीज़ें होती हैं ये भी बहुत आपकी इम्पोर्टेंट है। अग्नाशय में जब खाना जाता है तो वो कैसा होता है, अग्नाशय रस जो होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, क्षारीय होते हैं। याद रखना, अग्नाशय रस कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। क्योंकि जब आमाशय से खाना आता है तो जो हल्का फुल्का अम्लीय होता है, पित्त रस मिलके उसको क्षारीय में कन्वर्ट कर देता है और वो अग्नाशय में पहुंचता है तो क्षारीय रूप में पहुंचता है। और अग्नाशय रस जो निकलते हैं वो भी कैसे होते हैं आपके, क्षारीय रूप में निकलते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर कौन कौन से, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ये आपके जो अग्नाशय रस होते हैं ये चीज़ें यहाँ से निकलती हैं। एमाइलेज निकलता है, ट्रिप्सिन निकलता है और लाइपेज, ये आपके अग्नाशय रस से निकलने वाले क्या हैं, एंजाइम होते हैं। क्लियर है। ये सब चीज़ें आपकी एंजाइम हैं, तो इनमें कन्फ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर अब ये क्या क्या काम करते हैं, तो जो ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन या ट्रिप्सिन भी बोलते हैं इसको, ट्रिप्सिन होता है वो क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है या प्रोटीन का अपघटन करता है। क्लियर है। और दूसरा है एमाइलेज। एमाइलेज का क्या काम होता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है या कार्बोहाइड्रेट को पाचन के लिए ये तोड़ते हैं। क्लियर है। और लाइपेज क्या करता है, बसा को तोड़ता है, बसा का अपघटन करता है। या फिर तो ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है और लाइपेज बसा को तोड़ता है। तो खाने में आने वाली सारी चीज़ों को यहाँ पर तोड़ा जाता है। इसलिए अग्नाशयी रस को हम क्या कहते हैं, पूर्ण पाचक रस। याद रखना, पूर्ण पाचक रस कहते हैं अग्नाशय को। पेनक्रियाज होता है, जो पेनक्रियाज जूस होते हैं उनको क्या कहते हैं, पूर्ण पाचक रस या कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस इसको बोलते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर सभी चीज़ों का पाचन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्ण पाचन रस किसको कहते हैं, अग्नाशय रस को कहते हैं। इसको आप याद रखना, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि पूर्ण पाचन रस किसको कहते हैं, तो हम कहते हैं इसको अग्नाशय को। अब आगे अगर हम बात करें कि और क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके बाद, तो ये तो चीज़ें हो गई आपकी अग्नाशयी रस की। अग्नाशय कहाँ होता है ये आप देख पा रहे हैं, ये हिस्सा ये क्या है आपका, अग्नाशय होता है। क्लियर है। तो इसके बाद आगे अगर हम बढ़ें तो खाना कहाँ जाता है, उसके बाद अग्नाशय से छोटी आंत में पहुँचता है आपका। जो ये मुड़ी हुई आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये घूमती हुई जाती हैं, इनको क्या बोलते हैं, छोटी आंत कहते हैं। क्लियर है। खाना कहाँ पहुँचता है यहाँ से आपका, छोटी आंत में। अब छोटी आंत में क्या क्या होता है, छोटी आंत में जब खाना पहुँचता है तो यहाँ यकृत और अग्नाशय दोनों के रस आते हैं और दोनों उसमें क्या होते हैं, मिलते हैं और मिलकर ही खाने का पाचन करते हैं यहाँ पर छोटी आंत में। क्लियर है। तो छोटी आंत में ये दोनों चीज़ें आती हैं, यकृत और अग्नाशय के जो रस होते हैं वो आके आपके मिलते हैं छोटी आंत में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो छोटी आंत है वो मांसाहारी की छोटी आंत कैसी होती है, छोटी होती है, और शाकाहारी की छोटी आंत बड़ी होती है। तो जो मांसाहारी होते हैं उनकी छोटी आंत छोटी होती है हमेशा, और शाकाहारियों की आंत बड़ी होती है, छोटी वाली। तो इसको याद रखना। लेकिन अगर यहाँ से ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो सबसे बड़ी बात करें अगर, कि सबसे बड़ी आंत छोटी आंत होती है या बड़ी आंत होती है, कौन सी होती है, तो यहाँ से आपसे पूछ सकता है। तो अगर बात करें आपसे किसकी, लंबाई की, अगर बात करें किसकी, लंबाई की। अब दो चीज़ें हैं यहाँ पर, अगर लंबाई की बात करें तो बड़ी क्या होगी, छोटी आंत। क्लियर है। अगर बात करें आपसे किसकी, चौड़ाई की, तो चौड़ाई में बड़ी क्या होगी, बड़ी आंत। इनको याद रखना, चौड़ाई में ज़्यादा चौड़ी होती है वो कौन सी होती है, बड़ी आंत। जो आप इस छोटी आंत के बाहर बाहर ये देख पा रहे हैं ना, इसको बोलते हैं बड़ी आंत। ये बड़ी आंत कहलाती है आपकी। जो छोटी छोटी ये बाहर देख पा रहे हैं आप, बाहर साइड के जो मोटी सी हिस्से में है वो कहलाती है आपकी बड़ी आंत। तो अगर बात करें आपसे चौड़ाई में कौन सी बड़ी होती है, तो बड़ी आंत होती है, और लंबाई की बात करें तो छोटी आंत होती है। क्लियर है। तो यहाँ से ये जो छोटी आंत होती है वो लगभग 5 फीट लंबी होती है, सॉरी 5 फीट बोले, बड़ी आंत होती है जो, वो कितनी होती है आपकी, 5 फीट लंबी होती है। बड़ी आंत की अगर हम बात करें तो 5 फीट की ये लंबाई होती है। और अगर हम बात करें छोटी आंत की, तो ये लगभग 22 फीट के आसपास, छोटी आंत की अगर हम बात करें तो लगभग कितने, 22 फीट के आसपास होती है। और बड़ी आंत की बात करें तो ये कितनी होती है, लगभग 5 फीट। तो लंबाई में कौन सी बड़ी होती है, छोटी आंत, और चौड़ाई में बड़ी आंत। क्लियर है। तो यहाँ पर अग्नाशय और यकृत के जो रस आते हैं वो मिलते हैं और खाना का पाचन करते हैं। अब आगे खाना छोटी आंत से कहाँ पहुँचता है, बड़ी आंत में।
तो बड़ी आंत में क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है। यहाँ क्या होता है, केवल जल और खनिज लवण जो होते हैं उनका अवशोषण होता है, और बाकी जो अपचित भोजन है वो रेक्टम में मल द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर है? उसको क्या किया जाता है, जो भी यहाँ पर खनिज लवण और जल होता है उसका अवशोषण होता है, उसके बाद जो खाना बचता है उसको रेक्टम के द्वारा मल द्वार से बाहर निकाल दिया जाता है। छोटी आंत और बड़ी आंत का जोड़ क्या कहलाता है, सीकम कहलाता है। अब सीकम क्या होता है, जैसे मैं इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो आप देख पाएंगे इसमें कि ये वाली चीज़ जो होती है ये क्या कहलाती है आपकी, सीकम। ये जॉइंट होता है छोटी आंत और बड़ी आंत का, तो इसको याद रखना, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है आपका, सीकम कहलाता है। और एक चीज़ और सुनी होगी आपने, अपेंडिक्स। तो ये वाली अब छोटी सा हिस्सा दिख रहा है, ये इधर वाला, ये कहलाता है आपका क्या, अपेंडिक्स, जिसको अगर शरीर से निकाल भी दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको याद रखना, ये वेस्टेज के रूप में होती है अपेंडिक्स। अगर ये बढ़ जाती है तो अपेंडिक्स की नस बढ़ जाती है तो उससे उसकी बीमारी हो जाती है, ऐसा बोलते हैं। तो यही वो हिस्सा होता है ये वाला, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। क्लियर है? तो ये इस फिगर को मैं छोटा कर दे रहा हूँ, तो इस चीज़ को आप समझ पाए यहाँ पर कि छोटी आंत और बड़ी आंत में क्या होता है। यहाँ से अगर बात करें तो इन दोनों का जो जॉइंट है, इसको याद रखना आप, छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ को क्या कहते हैं, हम सीकम कहते हैं। और इस तरीके से आपके पाचन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, वो खाना पूरा कंप्लीट होके पचता है आपका। और जो जो चीज़ें यहाँ पर डिटेल में थी मैं उनको पूरा 100%, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताई, जिससे कि आप कंप्लीटली क्वेश्चन अगर आए किसी भी तरीके से तो कंप्लीट तरीके से उसको समझ पाएँ और कर पाएँ, किसी भी टाइप का डाउट ना हो। तो जो भी चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा आपको बताई हैं उनको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, और जो भी काम की चीज़ें हैं वो आपकी सारे इस नोट्स में अवेलेबल हैं, तो उनको आप नोट कर लेना। जो भी चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा बताई हैं प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि ये एक डिटेल्ड वीडियो है, पूरा पाचन तंत्र पर पूरा डिटेल वीडियो आधारित है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे कैसे स्टार्टिंग से पाचन होता है, पहले मुँह से स्टार्ट होता है पाचन का, तो वहाँ पर क्या क्या मिलता है, उसको दांत मिलते हैं, जीभ मिलती है, लार मिलती है, तो इन सब से क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद खाना आगे आता है, तो ग्रसनी से होते हुए ग्रास नली से आपका कहाँ पहुँचता है, आमाशय में। आमाशय में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से रस उसमें मिलते हैं, कौन कौन से एंजाइम मिलते हैं, वो एंजाइम क्या क्या काम करते हैं। उसके बाद खाना वहाँ से आता है आगे, तो कहाँ पहुँचता है, उसमें यकृत वाले रस मिलते हैं। यकृत के बाद आगे पहुँचता है आपका अग्नाशय में, अग्नाशय के बाद खाना पहुँचता है आपका छोटी आंत में, और छोटी आंत के बाद पहुँचता है आपका बड़ी आंत में। बड़ी आंत के बाद आपका जो खाना होता है वो मलद्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये थी पूरी पाचन तंत्र की प्रोसेस, जिसको बहुत ही सरल शब्दों में मैंने आपको समझाया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले समय में आपको ऐसे ही और अच्छी अच्छी वीडियो मिल पाएँ। तो चलिए, बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।